टफ लव भी बोलो। टफ लव। अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। आज का स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे अब्बी के मैरिज एनिवर्सरी को डेडिकेटेड और इमाम के बर्थडे को डेडिकेटेड। मैंने एक पोम लिखी है तो मैं आज पढ़ूंगी। आज अच्छा मौका है। इमाम के बर्थडे पे नहीं पढ़ा मैंने क्योंकि इमाम को साथ में ऐसे बैठ के वीडियो बनाना पसंद नहीं। और मैरिज एनिवर्सरी मेरे अब्बी की और मेरी अंसी अम्मी की 27th मैरिज एनिवर्सरी है तो बहुत स्पेशल है। होती तो 25th है सिल्वर जुबली, लेकिन तब कोरोना था तो मैं इसको एज अ सिल्वर जुबली गोल्डन एज अ सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी ही मानकर ये वीडियो बना रही हूँ। 1996 मैं 14 साल की थी और तब उनकी शादी हुई थी। अब्बी की कुछ बातें मैं बचपन की आपसे शेयर करूंगी। जब मैं पैदा हुई मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं प्री प्राइमरी में थी तो अब्बी का जैसे एक खिलौना होता है छोटा बच्चा, वैसी थी मैं। उनको हंसना होता था तो मुझे छेड़ते थे और जब कभी उनको कहीं जाना होता था तो मुझे लेकर चलते थे। और वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थॉट के थे। हमेशा कहते थे लड़कियों को बहुत पढ़ाना चाहिए और उनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लड़की इंटेलिजेंट तो होनी ही चाहिए, साथ में उसको वैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसको वैसी कोचिंग मिलनी चाहिए, वैसी उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए। मेरे पापा के सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी तो मैं जानती थी कि इस तरह का करियर कुछ चुनना मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा एक टारगेट बन जाएगा और मैं अपनी तरफ से उनको कोई तकलीफ इस तरह की नहीं देना चाहती थी। तो मैंने कभी कहा ही नहीं उनसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे अब्बी मुझे बनाना चाहते थे डॉक्टर। खैर, हर बाप हर चच्चा अपनी भतीजी के लिए बहुत सारे ख्वाब देखता है। उन ख्वाब में से सब नहीं पूरे होते लेकिन उनकी दुआएं लगती हैं। तो उन सबकी दुआएं मुझे लगी और एक वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगी अपने बचपन का। अब्बी जा रहे थे, उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी और मेरे हाथ में 2 रुपए थे। तो मुझे लगा कि इनके पास पैसे नहीं हैं और छोटी सी बच्ची 6-7 साल की रही होंगी मैं। उसको क्या लगता है कि जितना मेरे पास पैसा है उतना सफिशिएंट होगा उनके लिए। और मैंने वो 2 रुपए निकाल के उनकी पॉकेट में रख दिया। उस 2 रुपए को देखकर वो इतने खुश हुए जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि देखो इस बच्ची को जब लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने मेरे जेब में 2 रुपए रख दिए। कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, बेटियों के भक्त हैं वो, बहुत प्यार करते हैं सारी बेटियों से। और मेरे पापा भी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। तो अंजलि अब्बी की शादी मेरे पापा ने ही लगवाई थी। मेरे पापा की दूध के रिश्ते से बहन है अंजलि अम्मी की अम्मी जो थी, उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी जो अंजलि अम्मी है वो मेरी आरज़ू आपी भी हैं। तो उस वक्त उन्होंने जस्ट 12th ग्रेड पास किया था और उनके लिए लड़के ढूंढा जा रहा था क्योंकि माँ की डेथ हो गई थी और अच्छा लड़का चाहिए था उनके लिए। तो पापा को कहीं से खबर मिली और उन्होंने फिर जा कर के उनके पापा से बात की। तो मेरे चचा और उनके में उम्र का ज़्यादा फ़र्क है। उस ज़माने में हो जाती थी शादियाँ ऐसे। 1996 की बात मैं कर रही हूँ। उस टाइम पे ऐसे 10 साल 12 साल का फ़र्क होना हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल सी बात थी। तो उनकी शादी के लिए पापा ने रिश्ता भेजा और उनके पापा ने इसे कबूल कर लिया और फिर दोनों की शादी लग गई। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करूँगी। जो मेरे अंजलि अब्बी हैं उन्होंने ख़ानदान में एक नई और एजुकेटेड रिवाज चलाई थी, नो डाउरी सिस्टम। उस टाइम डाउरी का ज़माना था, थोड़ा बहुत ही सही, ज़्यादा नहीं, 10,000 15,000 20,000 इस तरह की डाउरी चलती थी एजुकेटेड फैमिलीज़ में। तो उन्होंने नो डाउरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और इसी को देख करके जो मेरे जितने भी कज़न हैं, मेरे 4 कज़न भाई हैं, उन लोगों ने किसी ने भी अपनी शादी में डाउरी नहीं लिया। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और तब भी मैंने पापा से कहा था मैं भी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो जहेज नहीं लेगा।
तो पापा हंसते थे, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तो मैं कहती थी जब मेरे भाईजान लोग नहीं लेंगे, मेरे चचा ने नहीं लिया, तो फिर मुझे भी ऐसा लड़का मिल जाएगा। और फिर बहुत अच्छी तरह से उन दोनों की शादी हो गई। और शादी के बाद हर कपल जो होता है बहुत ही स्ट्रगल देखता है अपनी ज़िंदगी में। तो वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और स्ट्रगल था। रहने के लिए एक छत तो थी सर पे, लेकिन जिम्मेदारियां निभाने के लिए हौसला और जो विजन चाहिए था वो उन्होंने खुद डेवलप किया और बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को निभाया। शादी के बाद ही तुरंत बहुत बड़ी मुसीबत उनकी लाइफ में आ गई। उनकी 9 महीने की बच्ची हार्ट में उसके होल था, बहुत ट्रीटमेंट कराया उन्होंने पटना में, लेकिन फिर इंक्यूबेटर पे बहुत दिन रही वो, लेकिन फिर हयात नहीं थी उसकी, नहीं बची। तो सदमा बहुत बड़ा था। ये उस सदमे को सह जाता है इंसान, लेकिन टूट भी जाता है अंदर से। तो बहुत टूट गए वो। उन्होंने थोड़ा सोशल इंटरेक्शन अपना कम कर दिया और बिजी हो गए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ इस तरह की सुबह स्कूल जाते थे, शाम में कोचिंग में पढ़ाते थे और खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया कि इसकी याद ना आए। लेकिन फिर उन्होंने अचानक से एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट लिया और उन्होंने अपना घर बनाने की सोची और उस घर को नाम दिया ऐमन कदा। उनके इस एक्ट से हम सब छोटों ने भी ये बात सीखी कि लाइफ में जब कुछ इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, उनको कंस्ट्रक्टिवली कैसे मोल्ड किया जाए और उनको उस पल को यादगार कैसे बना दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें उनकी शादी की मुझे याद है और उनके स्ट्रगल को भी मैंने देखा है। आरज़ू आपी जो अब मेरी अंजलि अम्मी है, वो 18 साल की थी जिस उम्र में मैंने खाना बनाना सीखना शुरू किया था। उस उम्र में उन्होंने गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उठा ली और ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए भी, एक लड़की के लिए जिसके सर से माँ का साया हटा हो तुरंत, और इतनी बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, सब कुछ करना, बेटी का गम सह लेना, ये सब इंसान को अंदर से बहुत तोड़ देता है। लेकिन फिर भी खुद को मजबूती से खड़े रखना, अपने आने वाले बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए सारा काम काज सब कुछ सीखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं, कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। फिर भी अल्लाह पाक के बनाए हुए नए नए मॉडल्स को की डिकोडिंग पेरेंट्स करने की कोशिश करते हैं और वो जितनी भी कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका बहुत बड़ा एफर्ट होता है। हमें उनको राउंड ऑफ अप्लॉज करना चाहिए इसके लिए। और आज वो अपने घर पे दामाद लेके आ चुकी हैं। उनकी बड़ी बेटी की इकरा की शादी हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा दामाद उनको मिला। कहते हैं कि अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देता है। तो इम्तिहान बड़ा तगड़ा था, तो रिजल्ट में अभी पहला रिजल्ट आया है। काविश बहुत अच्छे दामाद उनको मिले हैं। अल्लाह उन लोगों को हमेशा खुश रखे और हमेशा आबाद रखे, सेहतयाब रखे। और इसी विश के साथ मैं आज का ये वीडियो उन दोनों को डेडिकेट करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। सैल्यूट। और ये पोम जो मैंने लिखी है इमाम के बर्थडे के लिए, वो आज पढ़ती हूँ। कुछ आप लोगों की शादी को भी डेडिकेट हो जाएगा, 2 in 1 काम हो जाएगा मेरा। तो सुनिएगा। वो था एक मासूम सा चेहरा जो था मेरी जिंदगी में आया। वो था एक मासूम सा चेहरा जो था मेरी जिंदगी में आया। मोहब्बत ही तब रूह थी उसकी, उल्फत उसका सरमाया। मोहब्बत की तब रूह थी उसकी, उल्फत उसका सरमाया। थे अनजान बड़े हम दोनों दुनिया की सब रस्मों से, थे अनजान बड़े हम दोनों दुनिया की सब रस्मों से। थे अरमान बड़े और छोटे हम दोनों
थे अरमान बड़े और छोटे हम दोनों, कुछ नावाकिफ थे सब अनजान लम्हों से, कुछ नावाकिफ थे सब अनजान लम्हों से। रफ्ता रफ्ता दिल लगी बदलने लगी चाल, रफ्ता रफ्ता दिल लगी बदलने लगी चाल, भूले बिसरे इसके पीछे हम भी अपनी ताल। जब जिंदगी चैलेंजेस पुट करने लगती है तो समझ में नहीं आता है, कभी इस मोड़ पे हमें अगर अलग जाना पड़ता है, कभी उस मोड़ पे शौहर को अलग जाना पड़ता है। जैसे सदफ जब पैदा हुई तो उसको हैंडल करने की सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी और इमाम को अपने फाइनेंशियल टारगेट की तरफ लग जाना पड़ा, क्योंकि बेटी का पैदा होना या बेटे का पैदा होना एक जिम्मेदारी होती है माँ बाप के कंधे पे कि अब ये पैदा हुआ है तो इसको पढ़ाना है, इसके एजुकेशन के लिए, इसके हेल्थ के लिए, इसकी सारी चीज़ों के लिए पैसों का भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो उस पर मैंने लिखा है, रफ्ता रफ्ता दिल लगी बदलने लगी चाल, भूले बिसरे इसके पीछे हम भी अपनी ताल। राहें कुछ अजीब थी, रास्ते कुछ सुहाने थे, कुछ नए नए एक्सपीरियंस थे, कुछ पहचाने हुए थे तो सुहाने लग रहे थे। प्रेम गली के प्रेम दीवाने लगते बड़े लुभाने थे। प्यार का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, और प्रेम गली हमारी शादी के बाद जो हमारा घर होता है, बड़े प्यारे लगते हैं। और बुनते बुनते सीखा हमने रिश्तों का ताना बाना, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ। बुनते बुनते सीखा हमने रिश्तों का ताना बाना, रेशम का बंधन है ये उलझे बिना ना माना, रेशम का बंधन है ये उलझे बिना ना माना। जब कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमने अपने माँ बाप की लाइफ में नहीं देखा, अपने बड़ों की लाइफ में नहीं देखा, अपने पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की लाइफ में नहीं देखा, अगर ऐसे चैलेंज हमारी लाइफ में आ जाए तो फिर उलझ जाता है सब कुछ, समझ ही में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और हर की जिंदगी में ऐसे आता है, नया ही चैलेंज आता है जो कभी आपने देखा नहीं होगा, वैसा वाला भी आ जाता है। कभी संभाला मैंने इसको कभी इन्होंने भी संवारा, कभी संभाला मैंने इसको कभी इन्होंने भी संवारा, कुछ यूं निखरा प्रेममय बंधन से, कोमल कोमल मन का रूह कुंवारा, कुछ यूं निखरा प्रेममय बंधन से, कोमल मन का रूह कुंवारा। मन जो होता है बहुत ही कोमल और कुंवारा होता है, और सारी जो ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं शादी के बाद हमारे रिश्ते में, वो हमें निखारता भी है, एक तरफ संवारता भी है, एक तरफ झिझोड़ता है, एक तरफ कुछ नई चीजें सिखा जाता है। उसके ऊपर लिखा मैंने, फिर निकलना पड़ा जब पुल सिरात की राहों से। पुल सिरात एक पुल होता है, हम बचपन से कहानी सुनते हैं कि उस पुल को पार करने के बाद जन्नत में जाना होता है। तो जो बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस होती हैं जिनका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने पुल सिरात वर्ड यूज किया है। हाथ भी छूटा साथ भी रूठा जिम्मेदारियों की आहों से। जिम्मेदारियां, जैसे जब सदफ को बुखार आता था रात में 102 डिग्री 103 डिग्री, तो रात में उठ करके सर पे बर्फ की पट्टियां बदलनी पड़ती थी, और तब सुबह इमाम का प्रेजेंटेशन होता था, तो मैं इमाम को बोलती थी कि आप उस रूम में सो जाओ, नहीं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो ऐसी जिम्मेदारियों के वक्त हाथ भी छूट जाता है और साथ भी छूट जाता है, और जिम्मेदारियां कुछ आहें जैसी होती है, परेशान करती है हमें, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख पाता। तो उसको बुखार में इस तरह से देख के बहुत आहें करती है, रोते हैं हम, दुआएं करते हैं रात भर कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। थी बड़ी मजबूत ऐसा थी विश्वास की पायल जो पहनी थी बड़ी मजबूत ऐसा थी विश्वास की पायल जो पहनी थी। छम छम बजती नहीं है पर ये, छम छम बजती नहीं है पर ये, पेड़ से जो पत्ते को जोड़े कुछ ऐसी यह टहनी थी। मतलब ये ऐसी पायल होती है, विश्वास की बजती तो नहीं है, सबको पता नहीं चलता, सबको दिखता नहीं कितना विश्वास है हस्बैंड वाइफ के बीच में। वो एक ऐसी टहनी की तरह होती है जो जड़ की, जो पेड़ का जो ट्रंक होता है उससे पत्ते को जोड़ देती है। मतलब माँ बाप से बच्चे को जोड़ने तक की एक ऐसा विश्वास का धागा होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जोड़ती है। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ये। धीरे धीरे प्रेम तरूपे फूलों के भी दिन आए, सींचा हमने एक सा इनको, कभी रोए कभी मुस्काए।
ये बच्चों के बारे में लिखा है। जब बच्चे आते हैं, कभी माँ करती है ड्यूटी, कभी पापा करता है ड्यूटी, दोनों की ड्यूटीज में कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बहुत ही इंट्रिकेटली अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। और औरतें तो फेमस है, हर जगह रोने लगती हैं बैठ करके रोना आया तो, लेकिन जेंट्स दिखाते नहीं, उन्हें भी बहुत रोना आता है कभी कभी जिंदगी में। तो उसके ऊपर लिखा है, साथ हमारा इतना पक्का हम दोनों को देखकर, शुक्र किया बागबा ने हमारे तब फिर माथा टेक कर। साथ हमारा इतना पक्का हम दोनों को देखकर, शुक्र किया बागबा ने हमारे तब फिर माथा टेक कर। और जब माँ बाप देखते हैं, जब मेरे पापा देखा करते थे अंजलि अब्बू और अंजलि अम्मी को कि अच्छे से वो लोग अपनी मैरिड लाइफ में तालमेल बिठा के काम कर रहे, तो जुमा के दिन वो जाया करते थे उन लोगों को देखने के लिए हर जुमा को उल्लासनगर से, और फिर नमाज वहीं अदा करते थे। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है ये। और इसके ऊपर भी लिखा है कि जब इमाम को पापा ने अच्छे से जाना तो हमेशा तारीफ करते थे कि मुझे बिल्कुल भी इसकी फिक्र नहीं होती क्योंकि इसका शौहर बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर ये लिखा है मैंने, साथ हमारा इतना पक्का हम दोनों को देखकर, शुक्र किया बागबा ने हमारे तब फिर माथा टेक कर। पेड़ को तोड़े दुनिया मिलकर, प्रेम को तोड़े दुनिया मिलकर, ना जाने क्या मोल है इसका। पीछे ही पड़ जाते हैं हाथ धो के कुछ लोग शादीशुदा रिश्ते के, जानते नहीं कि अगर शादी मजबूत होगी तो अगली जनरेशन शादी की सारी वैल्यूज को बहुत अच्छे से सीखेगी, बहुत प्यार से सीखेगी। और हर मैरिड लाइफ में, हर की मैरिड लाइफ में एक दो कैरेक्टर ऐसे जरूर होंगे। उनके ऊपर मैंने लिखा है, प्रेम को तोड़े दुनिया मिलकर, ना जाने क्या मोल है इसका। प्रेम बिना क्या रहता यहाँ तब, प्रेम बिना क्या रहता यहाँ तब। गर तू धरा मैं आकाश हूँ इसका। धरा अगर बीवी जमीन है प्रेम की, तो शौहर आसमान है। तो आसमान के बिना जमीन अच्छी नहीं लगती, जमीन के बिना आसमान अच्छा नहीं लगता। दोनों एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। और इस तरह से मोहब्बत की इन रस्मों के साथ, इस कविता के साथ मैं इमाम को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करूंगी, क्योंकि मैं उस दिन विश किया मैंने उनको उनके बर्थडे पे, लेकिन उनको कोई फोटो खिंचवाना और फोटोग्राफी का मन नहीं था, इसलिए मैंने अलग से ये डेडिकेट की है उनको। और अंजलि अब्बी, मेरे अब्बी और अंजलि अम्मी की मैरिड लाइफ को भी ये पोम डेडिकेटेड है। चलिए, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। किसी भी मैरिड कपल को देखिए तो उन्हें बहुत सारी दुआएं दे दीजिए, क्योंकि वो चल पड़ते हैं अनजानी राहों में अनजाने साथी के साथ। हम अनजाना ही कहेंगे, क्योंकि हम किसी को भी एक बार मिलकर, दो बार मिलकर, चार बार मिलकर नहीं पहचान सकते। जब तक कि हम उसके साथ 24 घंटे रहते नहीं सालों, तब तक नहीं पहचान सकते हम किसी इंसान को। तो दुआओं की बारिश कीजिए, और उनकी लाइफ में अगर आप अच्छा कुछ ना कर सके तो कुछ बुरा करने की नीयत बिल्कुल मत रखिए। खुदा को नापसंद है ये अदा, तो अल्लाह को खुश करने की अदाएं सीखिए। और जब हम अच्छी अदाएं सीखते हैं तो हमारी जिंदगी में वो रिटर्न भी आती है। इस तरह से हर मैरिड कपल को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मेरी दुआ कि लाइफ की उलझनों को वो सब धीरे धीरे पार करते जाएं और हाथ इतनी मजबूती से थाम कर चले कि आने वाली जनरेशन उनसे सीखे कि लव बॉन्डिंग और मैरिज बॉन्डिंग होती क्या है, क्योंकि ये सोसाइटी का बेस होती है और बेस हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसलिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद एवरीवन। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज anniversary 27th. As we are celebrating it as Silver Jubilee, you may stay blessed, happy, healthy, and teach us the lesson of togetherness by your behavior.